हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीके एजुकेशन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ शुचि। और आज का वीडियो जो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपकी बायो का फर्स्ट चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी जो एक्टिविटीज होती हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा सेल ही है। कहने को तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं मेटाबॉलिक, वो सारे के सारे इस सेल के अंदर ही होते हैं। अब ये जो सेल है, इसकी जो डिस्कवरी है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो जो सेल की डिस्कवरी यानी कि जो सबसे पहले नॉन लिविंग सेल्स, इसने क्या किया था, जो बार्क होती है पेड़ की, बार्क यानी कि जो ओल्ड ट्रीज हो जाते हैं उनकी जो आउटर बार्क छाल होती है, उसके सेल्स को इसने स्टडी किया था और उसमें इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यानी कि छोटे रूम जैसे लगे देखने में, इसलिए इसने इनका नाम दे दिया सेल, व्हिच मींस लिटिल रूम। तो दैट इज हाउ द एक्सिस्टेंस ऑफ सेल केम। अब लेकिन उस टाइम पे बहुत सारा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो सेल की बहुत सारा डिटेल डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जब डिटेल आपके माइक्रोस्कोप हुए, तो हमारे एक साइंटिस्ट था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन था हमारा साइंटिस्ट? ल्यूवेनहॉक, जिसने कि लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था 1674 में। जो पॉन्ड के फ्रेश वाटर में रहने वाले जो लिविंग सेल्स है, उसको स्टडी करने वाला हमारा साइंटिस्ट था ल्यूवेनहॉक। उसके बाद अगला, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चलेगी माइक्रोस्कोप में, सेल्स की जो डिस्कवरी है वो बढ़ती चलेगी। उसका अगला साइंटिस्ट आया हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसने डिस्कवर किया हमारे सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया आपका पुरकिंज, एंड न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो ये 1831 में। फिर नेक्स्ट वाज पुरकिंजे, इसने जो फ्लूइड पार्ट होता है यानी कि जो लिविंग पार्ट सेल के अंदर होता है, उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म इन 1839। तो ये जो चारों साइंटिस्ट हैं, इनके नाम, इन्वेंशंस और ये सब याद रखनी है। तो सबसे पहले जो सेल्स की डिस्कवरी है, ये जो सेल टर्म है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आफ्टर दैट जो सबसे पहले लिविंग सेल्स हमारे देखे थे, वो देखे थे ल्यूवेनहॉक ने, जो फ्रेश वाटर होता है पॉन्ड के वाटर में, उसने स्टडी किए। फिर जो रॉबर्ट ब्राउन है, उसने डिस्कवरी की न्यूक्लियस के 1831। एंड आफ्टर दैट पुरकिंजे, जो सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड पार्ट होता है, उसको उसने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हिम इन 1839। आफ्टर दैट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आएगा, दैट इज व्हाट इज सेल थ्योरी एंड इट वाज कंपोज्ड बाय हूम। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। तीन साइंटिस्ट हैं, शॉन, श्रेडेन एंड वर्चॉ। ओके, तो पहले जो दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो स्टेटमेंट सेल थ्योरी को लेके किए थे कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स के बने हुए हैं, पहला स्टेटमेंट। और उन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि जो सेल्स हैं वो आपके बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यानी कि जो भी एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, वो सारी की सारी सेल के मीडियम से ही होती हैं। फिर एक और आपका साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चो, उसने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि जितने भी नए सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पुराने सेल हैं उन्हीं से नए सेलों का जन्म होता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर बनाई आपकी सेल थ्योरी। शॉन, श्रेडेन एंड वर्चो, दे कंपोज्ड द सेल थ्योरी। तो जो अभी तक क्वेश्चंस हैं, द डिफरेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, द ईयर एंड व्हाट दे हैव इन्वेंटेड। उसके बाद है आपकी सेल थ्योरी, और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम आगे बढ़ने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन, दो टर्म्स आएंगे आपके पास बहुत बार, यूनिसेल्युलर एंड द नेक्स्ट टर्म इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, यानी कि उनके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, क्योंकि जो एक सेल है उसी को सारे फंक्शंस करने हैं, डाइजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग। तो द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। मल्टीसेलुलर, जिसकी बॉडी बनी है मोर देन वन सेल, यानी कि इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सिंगल सेल ऑब्वियसली बात है, एक ही सेल को सारे काम करने हैं, तो वहाँ पे आप काम को डिवाइड नहीं कर सकती हो, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर। वेयर एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ज्यादा, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट सेल्स, यानी कि जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं
वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में और उसके बाद वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी लंबी होती है। यूनिसेलुलर एग्जांपल है आपकी अमीबा है, क्लैमिडोमोनास है, यूग्लिना है। और जो आपकी मल्टीसेलुलर है उसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमंस जो हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यस द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल है उसका जो शेप है और जो साइज वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात है जो सेल का शेप और साइज है वो उसके फंक्शन के ऊपर, यानी कि जिस तरीके का फंक्शन उसको परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी का जो नर्व सेल है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि क्यों, क्योंकि जो नर्व सेल है उनका काम होता है नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो दैट्स व्हाई दे आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। तो जैसा जिसका सेल का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारी जो आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं ताकि वो ब्लड वेसल्स में इजीली फ्लो कर सकें। तो अगर ये क्वेश्चन आता है दैट ऑन व्हाट फैक्टर डज द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स, तो डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम। सो एवरी सेल हैज अ यूनिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। अब यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बस टर्म्स ही क्लियर किए हैं कि भाई सेल थ्योरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या चीज है। अब नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज आपके सेल है क्या। सेल के अंदर तीन आपको चीजें मेन पढ़ोगे। व्हाट इज सेल कंपोज्ड ऑफ। सेल एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके बाहर ये जो मौजूद है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है पार्ट, लिविंग पार्ट, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर एक गोल स्फेरिकल बॉडी है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड और वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है और जो अलग अलग फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो पहला पार्ट है हमारे सेल का, उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं ताकि हम जब चैप्टर को करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर टू मूवमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जैसे कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी है कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जहां पर उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से कहाँ मूव करता है जहां उसकी मात्रा कम है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। आई एम रिपीटिंग, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। सबसे बेस्ट एग्जांपल डिफ्यूजन का, फॉर एग्जांपल इस रूम में अगर मैं यहाँ पर रूम फ्रेशनर या कोई भी चीज स्प्रे करूंगी तो क्या उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे? यस ऑफ कोर्स फैल जाएंगे। जैसे हम रूम में धूप बत्ती जलाते हैं या कुछ भी हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू हम पूरे घर में फील कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लिक्विड में क्या एग्जांपल होगा? अगर हम कोई इंक की ड्रॉप है ना, इंक की ड्रॉप अगर मैं एक ग्लास पानी में डालूंगी तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जो पूरा जो ग्लास है, जो पानी है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यानी कि जो इंक के पार्टिकल्स है वो पूरे पानी में क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। तो जो डिफ्यूजन है वो आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में होता है। दैट इज क्लियर। नाउ आफ्टर दैट सेकंड इज ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज दिस ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस कहता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का। लेकिन डिफ्यूजन में तीनों चीजें मूव पार्टिकल्स ऑफ मैटर में होता है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर जो है पानी बहुत ज्यादा है, दिस इज वाटर, और यहाँ पे पानी जो है थोड़ा सा कम है। तो पानी जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from the region of high concentration to low concentration across a semi-permeable membrane is called as osmosis. अब इस osmosis के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे।
तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर जो बार बार आप यूज करोगे, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली इस टॉपिक को समझना है, बिकॉज ये आपका डायग्राम के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पे मेरे पास तीन केसेस हैं ऑस्मोसिस के, क्या क्या, एक है मेरा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा है मेरा आइसोटोनिक। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई, हाइपर, हाइपो और आइसो, टोनिक लगा दे रही हूँ फॉर सॉल्यूशन। ओके, अब इनका मीनिंग समझो जरा अच्छे से। यस, हाइपरटोनिक यानी कि बहुत गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड। ये कैसा है, डाइल्यूट है, और ये हमारा एक तरीके से होमोजेनस हम कह सकते हैं। ओके, अब इन तीनों केसेस में क्या होगा, अगर हम किसी सेल को, है ना, अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, सपोज ये मेरा सेल है, इसको मैंने इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। अब पानी की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, क्योंकि जिस सॉल्यूशन में मैंने उसे रखा है वो कैसा सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब वाटर की क्या टेंडेंसी है, जहाँ पर उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से वो कहाँ मूव करता है, जहाँ उसकी जो अमाउंट है वो कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सेल के अंदर पानी है ज्यादा, फ्लूइड पार्ट कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड मीडियम, तो क्या होगा, द वाटर विल लूज, जो सेल से जो है वो फ्लूइड जो उसका वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। द वाटर पार्टिकल्स विल मूव आउट एंड द सेल विल श्रिंक, यानी जो साइज है छोटा हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, व्हेन अ सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन the cell will lose water by the process of exo यानी कि किसी चीज का एग्जिट हो जाना, exoosmosis, and the cell will shrink। इसको ऐसे रखना, हाइपरटोनिक exoosmosis होगा और जो सेल है वो आपका श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपो, अब हाइपो का मीनिंग क्या है, बहुत पतले, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर मैंने अपने सेल को रख दिया है, फिर यहाँ से क्या होगा, अब जो सेल है उसके अंदर फ्लूइड का कंटेंट कम है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, तो द वाटर विल एंटर द सेल। इस कंडीशन में क्या करेगा, जो पानी है वो सेल के अंदर भर जाएगा और जो सेल है दैट विल स्वेल अप। सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, है ना। तो हाइपर में सेल श्रिंक हुआ, हाइपो में सेल स्वेल अप हुआ। अब आ जाओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। आइसो का मतलब ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी का वो सेल के अंदर और बाहर एक जैसा है, एक बराबर है, तो जो नेट फ्लो ऑफ वाटर है वो यहाँ पर नहीं होगा और जो सेल का साइज है दैट विल रिमेन सेम। There would be no change in the size of the cell when it is kept in a isotonic solution। रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर मीडियम में वो दोनों एक जैसे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे there is no net movement of water and the cell will remain as it is same in size। आई होप डिफ्यूजन क्लियर, तीनों में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, ऑस्मोसिस से लिक्विड पार्टिकल्स में होगा, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंपलसरी वर्ड आपको यूज करना है आपकी डेफिनेशन पूरी करने के लिए। उसके अलावा ये तीनों, अब इन तीनों से आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जैसे कि कई बार हमको जब डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमें क्या नुकसान होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो जब वाटर यानी कि जब सेल्स आपकी बॉडी के वाटर को लूज करेंगे या तो वोमिटिंग में या जो डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ द सेल्स है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन है दैट इज हार्मफुल। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अगर आपके रेजिन्स हैं, रेजिन्स यानी समझते हो किशमिश जो आपकी होती है, ठीक है, अगर आप उनको रात भर पानी में रखते हो तो दे स्वेल अप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो रेजिन्स है वो ड्राई फ्रूट है, यानी कि उनके अंदर जो पानी की जो मात्रा है, अमाउंट है वो बहुत कम है। जैसे ही आपने उनको पानी के अंदर डाला तो कैसा सॉल्यूशन है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जो रेजिन्स हैं उनके अंदर पानी भर जाएगा और वो स्वेल अप हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी लीचीज वगैरह होती हैं, अगर आप उनको सॉल्ट में डाल दोगे, अगर आप उनको सॉल्ट में रख दो, लीच यानी कि जॉब जो होती है ना, जो बॉडी के साथ चिपक जाती है पूरी तरीके से, अब उसको बॉडी से सेपरेट करना है, तो हम कहते हैं उसमें नमक रगड़ दो, तो वो जॉब जो है वो बॉडी से अलग हो जाएगी। अब नमक रगड़ने से क्या होगा, नमक कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, हाइपरटोनिक, तो जिसकी वजह से जो जॉब की बॉडी के सेल्स हैं, लीचेस जो हैं, उनकी जो बॉडी का पानी जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएंगी एंड दे विल लीव योर बॉडी।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से घुमा फिरा कर आएंगे आपके कि रेजन्स को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो लीचेस हैं अगर वो बॉडी के ऊपर आ गई, जैसे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप इस पॉइंट को याद रखोगे। अब वापस आ जाते हैं हमारे सेल वाले पार्ट पर कि जो पहला पार्ट हमको जो पढ़ना है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दो साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने एक मॉडल को नाम दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, एक तो ये लिविंग होती है, ठीक है, एक ये फ्लेक्सिबल होती है और ये होती है सेमी परमिएबल। क्या मतलब है, लिविंग, फ्लेक्सिबल, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये उन्हीं चीजों को सेल के अंदर और बाहर आना जाना अलाउ करेगी जो आने जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल O2 को अंदर आने देगी और CO2 को बाहर जाने देगी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देगी और वेस्ट को बाहर जाने देगी ताकि वो बॉडी से रिमूव किए जा सके। तो यानी कि कुछ ही चीजों की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, सारी चीजों को अलाउ नहीं करती है, इसलिए इसका नाम सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हो। सिलेक्टिवली यानी कि जो चीजें अंदर आनी चाहिए सेल के वो अंदर आएंगी और जो चीजें बाहर जानी चाहिए वो बाहर जाएंगी। सेल के अंदर और बाहर क्या जाएगा, अंदर क्या जाएगा, O2 और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बाहर क्या निकलेगी, CO2 और वेस्ट। तो उसको देख के भेजना है भाई कि अंदर क्या आएगा सेल के और बाहर क्या जाएगा, इसलिए इसका नाम सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल दिया गया है। बनी हुई किसकी है भैया, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, इसलिए ये हमारी लिविंग और फ्लेक्सिबल और सेमी परमिएबल। अब यहाँ पे जो O2 और CO2 जो अंदर बाहर जा रही है, अभी इससे मैंने डिफ्यूजन समझाया था वो इसलिए समझाया था। अब डिफ्यूजन के थ्रू O2 और CO2 सेल के अंदर और बाहर जाएंगे। होता कैसे है, सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है क्योंकि जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर आया है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड आया है, और क्योंकि अंदर वाली जो एयर थी सेल के अंदर उसको हम यूज कर चुके हैं तो उसमें क्या बढ़ गई है, CO2। अब O2 की मात्रा बाहर ज्यादा है और CO2 की मात्रा अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और जो CO2 है वो सेल के बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। इस तरह से डिफ्यूजन जो है वो लगातार गैसेस का चलता रहता है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस अक्रॉस अ सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी यही सीन है कि भाई जो और चीजें आनी चाहिए वहां पर यही होगा कि भाई जो डिफ्यूजन होगा जिसकी और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो चीजें सेल के अंदर एंटर और बाहर चली जाएंगी। अब जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है, ओके, मूवमेंट हमने पढ़ लिया, मटेरियल्स में एंट्री और एग्जिट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज़ इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, इट विल अलाउ ओनली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द सेल एंड CO2 एंड वेस्ट टू लीव द सेल। बनी हुई किसकी है भाई, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है और ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आ जाते हैं, तो एक तो आउटर फ्रेमवर्क बना रही है सेल का जो आपको लगना है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आप लोगों को, उसके बाद इसके फंक्शंस के, एक तो आउटर फ्रेमवर्क बना रही है ये सेल का जो कंटेंट है उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है, प्लस सेलेक्टिवली परमिएबल होती है तो एंट्री और एग्जिट को अलाउ कर रही है, प्लस ये एक और काम करती है दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। फैगो एक और काम, फॉर एग्जांपल हमारा जो अमीबा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल मेम्ब्रेन उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है अमीबा की बॉडी की। अब अमीबा सिंगल सेल है, सारे काम एक ही सेल में कर रहे हैं। अब अगर अमीबा कोई फूड पार्टिकल को सेंस कर रहा है, जब उसके बाहर कोई फूड पार्टिकल है तो क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स वीट जैसे ये डेवलप हो जाएंगे और इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे, इस तरीके से एनगल्फ कर लेंगे यानी कि ट्रैप कर लेंगे और उसको वो निकल लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। तो द प्रोसेस नोन एज फैगो, फैगो यानी खा जाना, साइटोसिस यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये एक और फंक्शन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो खाने को फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है और हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है WBC, वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वहाँ पे WBC भी सेम तरीके का फंक्शन करती है, वो भी अमीबॉइड होते हैं शेप में और वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एनगल्फ कर जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, किसकी बनी हुई है, सिलेक्टिवली परमिएबल इसको क्या कहते हैं,
उसका जो दो साइंटिस्ट है सिंगर और निकलसन, उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। वहाँ पे O2 और CO2 किसके थ्रू जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, और एक प्रोसेस हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, जहाँ पर सेल का तीनों मैंने आपको हाइपर, हाइपो और आइसो पढ़ा दिया था। ओके, अब कई बार आपके दो सेल्स आप एनिमल और प्लांट सेल पढ़ोगे स्टार्टर में। अब जो हमारे प्लांट सेल्स हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा रिजिड वॉल है जिसका नाम दिया गया है सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। जो सेल वॉल है ये बनी हुई होती है सेलुलोज, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। फ्रीली परमिएबल है, यानी कोई भी अंदर बाहर आ जाए उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंदर कौन बैठी है, सेल मेम्ब्रेन बैठी है जो अपने आप एंट्री और एग्जिट को संभालेगी। तो ये नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, रिजिड, रिजिड यानी सख्त होती है, क्योंकि जो प्लांट है उसके सेल को एक फर्म शेप प्रोवाइड करती है, और ये बनी हुई किसकी है, सेलुलोज की। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में बहुत सारा डिफरेंस होते हैं हमारे। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, सेल wall it is present only in plant cells. Okay, it is absent in animal cells. Now next, it is cell membrane, it is made up of lipids and proteins, or the cell wall it is made up of cellulose. Cell membrane it is living or flexible, whereas cell wall it is non-living and it is rigid. Cell membrane is selectively permeable, it allows the entry and exit of only specific substances, whereas cell wall is freely permeable. तो ये चार पॉइंट डिफरेंस आपके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के हो गए हैं। अब यहाँ पे सेल वॉल के भी ऑब्वियस सी बात है कुछ फंक्शंस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के सेल को रिजिडिटी और एक फर्म शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्केलेटल तो होता नहीं है प्लांट सेल्स के पास, तो जो उनको एक फर्म शेप प्रोवाइड करानी है वो किसकी मदद से मिल रही है, सेल वॉल की मदद से मिल रही है। एक और मेन काम है, जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल सेल्स में ऑस्मोसिस पढ़ाया था आप लोगों को। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल हमारा कुछ सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल वॉल की वजह से स्पेसिफिक शेप है, ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं किसी प्लांट सेल को कैसे सॉल्यूशन में डाल दूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं। पहले मैंने हाइपरटोनिक का एग्जांपल किया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी वही होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। जो सेल का वाटर कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, वो बाहर के मीडियम में निकलेगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने के बाद मेरा जो सेल है वो कैसा रहेगा, सेल वॉल की वजह से शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन जो सारा कंटेंट है वो सिमेट के एक कोने में आ जाएगा सेल। आप देख रहे हो यहाँ से सेल खाली हो गया है और ये पूरा का पूरा सिर्फ इस हिस्से में आके चिपक गया है। इस वाले सेल के लिए वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कैसे सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो यानी कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है P, याद रखोगे इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल होने की वजह से जो सेल है वो पूरा की पूरा श्रिंक होकर एक तरफ की वॉल से जाकर चिपक जाएगा, और इस वाले सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हो। ऐसा कुछ एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल मौजूद नहीं है। इस टाइप का जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है दैट इज ओनली फाउंड हियर, दैट इज द कंडीशन व्हिच इज ओनली पॉसिबल इन अ प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर प्लांट सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, मान लो ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो यहाँ पे सेल स्वेल अप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी वही होगा, द सेल विल स्वेल अप एंड इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। यहाँ पे एक वर्ड यूज करोगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यानी कि जो सेल है वो वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, और जब सेल स्वेल अप हो जाएगा तो जिस तरीके से बलून में हवा भर जाती है तो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ऐसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन द सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल है इस सेल को बस्ट होने से, हमने देखा था एनिमल सेल तो बस्ट हो जाएगा, पड़ जाएगा यहाँ पे स्वेल अप होकर इट विल बस्ट, है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा तो इट विल बस्ट। लेकिन जो प्लांट सेल है वो बस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेगी जो टर्गर प्रेशर के बराबर होगा, एंड इट विल प्रिवेंट द प्लांट सेल फ्रॉम बस्टिंग। तो ये हमारे सेल वॉल के फंक्शन है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, एक स्पेसिफिक शेप देना सेल वॉल को, प्लस इट हेल्प्स टू विथस्टैंड द टर्गर प्रेशर, यानी कि जब सेल पानी पिएगा या स्वेल अप हो जाएगा तो जो टर्बिडिटी की वजह से जो प्रेशर उसकी वॉल्स के ऊपर पड़ेगा उसको विथस्टैंड करने में जो सेल वॉल है वो उसकी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी सारी एक्टिविटीज को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे आप न्यूक्लियस को एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप न्यूक्लियस को, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल।
न्यूक्लियस है क्या चीज? डार्क, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के अंदर एक गोल जो स्फेरिकल बॉडी है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हमें न्यूक्लियस का यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना रही है। न्यूक्लियस इज अ डार्क स्फेरिकल बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट सेंटर ऑफ द सेल। अब जो आपका न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हो, उसका ये इसका दूसरा नाम है। इसके बाहर एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। कैसी मेम्ब्रेन मौजूद है? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में पोर्स मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। इतने बड़े नहीं है बट माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन एनालाइज दिखाने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा इलाज कर दिया है। ओके, तो ये जो बाहर मौजूद है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कोई जो पोर्स दिख रहे हैं, इनका नाम है न्यूक्लियोपोर्स। क्या नाम है? न्यूक्लियोपोर्स। इनका काम क्या है? न्यूक्लियोपोर जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसको अंदर और बाहर आने जाने के लिए, यानी कि सेल, सपोज हमें पूरा सेल है, इस सेल के अंदर इस न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जो सामान है वो आ जा सकता है इसके लिए। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर एक डार्क स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है आरएनए। क्या बनता है? इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है आरएनए, और आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्या चीज है? आरएनए एंड प्रोटीन्स। आफ्टर दैट इसके अंदर एक डेंस पूरा धागे जैसे जो फाइबर्स भरे हुए हैं, इस फाइबर को हम जानते हैं दैट बाय द नेम ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या नाम है इनका? क्रोमैटिन फाइबर्स। ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, इनके ऊपर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी फीचर्स ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम जेनेटिक फीचर्स कहते हैं, वो इस क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर मौजूद है। अच्छा, नॉर्मल स्टेट में तो ये एंटैंगल्ड ऐसे धागे के जैसे है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, और इस कंडीशन में हम इसका नाम रख रहे हैं क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम की जो फंक्शनल यूनिट है इसको हम बोलते हैं जीन्स। हमने सुना है ना उसके अंदर उसके फादर के जीन्स, मदर के जीन्स है, इस तरीके से, यानी कि जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे आई कलर, हमारी जो हाइट है, हमारा जो फीचर्स है, या जो भी चीज हमारे कैरेक्टर्स है, वो हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हैं, और उनके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स मिले हैं। तो इस तरह जनरेशन से जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक फीचर्स। तो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो आपकी शायद एनसीईआरटी में तो नहीं है, आपके रिफ्रेशर्स वगैरह में गिवन है, तो ये बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके सेल का, क्योंकि इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और इसके अंदर वो जो आरएनए और जो प्रोटीन्स हैं, जो डीएनए, जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो मौजूद होता है। प्लस इसके अंदर आपके राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर हो रहा है, और इसके बिना जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम न्यूक्लियस और जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं हमारे सेल के, वो सारे के सारे किसके इंस्ट्रक्शंस में हो रहे हैं? हमारे न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस में ही हो रहे हैं, इसलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। तो दोबारा से फटाफट रिकैप कर लें। इसके बारे में डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियोपोर्स होते हैं जो अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन द सेल न्यूक्लियस। फिर इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक डार्क स्फेरिकल बॉडी है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। उसके बाद इसके अंदर जो धागे एंटैंगल्ड फाइबर्स वाला स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। जब सेल डिवाइड होने वाला होगा तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और शेप ले लेंगे क्रोमोसोम का। अब जो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमंस के अंदर बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कि टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम। बाकी जो 22 है वो ऑटोसोम्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं शेप एंड साइज में, जो हमारे बॉडी के और फीचर्स पे मौजूद हैं। लेकिन जो हमारा 23वां पेयर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो फीमेल्स में तो सेम है XX, और मेल के अंदर कैसा है? XY। पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हो सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस के थ्रू, तो ये जो सेल्स हैं इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाएगा, और अगर ये X वाला इस X के साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल चाइल्ड, और X वाला Y के साथ फ्यूज करेगा तो मेल चाइल्ड, यानी कि जो सेक्स है
बच्चे का जो डिटर्मिनेशन जो होता है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेट प्रेजेंट फ्रॉम फादर, क्योंकि जो मेल है उसके पास दो तरीके के होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई, और जो बच्चे का जो जेंडर है वो डिपेंड करता है कि एक्स वाला गैमेट फ्यूज होगा फादर से या वाई वाला, उसके ऊपर ही बच्चे का जो जेंडर है वो डिपेंड करता है। ओके, अब हमारा यहाँ पे मेन फंक्शंस हमारे क्या क्या है डीएनए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो यूनिट प्रोसेस है उनका नाम है डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके ऊपर जिसकी फंक्शन यूनिट क्या है जीन्स, जिसके अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो न्यूक्लियस है इसके फंक्शंस क्या क्या है? प्रोटीन्स बनाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सेल के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो इस न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए इसको आप ब्रेन ऑफ द सेल कहते हो बिकॉज़ इट कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब हमारा लास्ट पार्ट साइटोप्लाज्म बचा है और उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो बचे। इससे पहले यहाँ पर एक और डिफरेंस आपको आ जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या डिफरेंस आ रहा है? प्रोकैरियोटिक और दूसरा डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो प्रिमिटिव सेल्स यानी कि जो सबसे पहले जब लाइफ ऑरिजिनेट हुई तो जो सबसे पहले सेल्स ऑरिजिनेट हुए उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और अब जो आफ्टर लाइफ यानी कि बहुत टाइम तक जब अर्थ के पर प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चुके थे, जो अडैप्टेशंस के थ्रू जो मॉडिफिकेशंस हुए वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, अबाउट 10 to the power -10 माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक है इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। ओके, नेक्स्ट, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम है, क्योंकि इनके पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही मौजूद है तो एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होगा, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं पेयर्स में। उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर हमारे यूकैरियोट्स में, उनके ऊपर अच्छे से मेम्ब्रेन मौजूद होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आपके बैक्टीरियाज हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे एग्जांपल हैं एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस स्टार्ट से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाने हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इनमें से कुछ भी जो है वो आज। तो ये आज हमारे जो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ सेल, देन वी स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंट मेन पार्ट्स है जो सेल के, इसमें सेल मेम्ब्रेन, उसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये सारी चीजें जो हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो उसका पार्ट 2 वीडियो है उसमें जो साइटोप्लाज्म और जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन, 3 टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप एक्सप्लेनेशन वाज इजी और आप लोग इसको समझ रहे होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट